राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुशल हूँ, आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछली क्लास भी कई दिनों बाद हो पाई थी और मैं आपके बीच कुछ कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समय निकालने की। आज समय निकालकर हम आपके मध्य फिर से उपस्थित हैं। आज हम किसी क्लास पर बात नहीं करेंगे, किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज हम इस पर बात करेंगे कि परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा में सफल होने के लिए हमें क्या करना है। तो आज की इस छोटी सी वार्ता में आपसे बातचीत के द्वारा, हालांकि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम अपनी तरफ से ही बात कर रहे हैं, आपकी बात को अभी नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे अपनी बात को। हम आपसे ये बात करने आए हैं कि सफलता के लिए हमें फिलहाल क्या करना है। तो आज हम सिर्फ एक सूत्र देंगे सफलता का। पहले भी हमने कई क्लास इस तरह की हैं, मोटिवेशनल क्लास, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई हैं, आपको उत्साहवर्धित करने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करने वाली क्लासें थीं जो मोटिवेशन पर आधारित थीं। तो आज हम चर्चा करने आए हैं कि हमें संतुलन बना के रखना है। आज की हमारी चर्चा का विषय संतुलन है। संतुलन हमें कैसे कैसे बनाना है सफलता के लिए। यदि आपका संतुलन बिगड़ गया तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये पुरानी कहावत है, अरस्तु ने कहा था। आप विभिन्न विषयों में इस बात को पढ़ते हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सबसे पहले आपको परीक्षा तक अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। खान पान ऐसा रखना है जिससे कि आपको बीमारी न लगे। मौसम बदल रहा है, उससे भी अपने आप को बचाव करना है, बचा के रखना है। ज़्यादा समय तक पढ़ते रहोगे तो शरीर में हो सकता है कोई कमी आ जाए। तो आपको पढ़ाई करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना है। आप 1 घंटे 2 घंटे बाद 10 मिनट का 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। फिर आप पढ़ाई जारी रखिए, फिर आप रेस्ट लीजिए, पानी भी पीते रहिए, पौष्टिक भोजन भी खाते रहिए, जो मौसमी फल हैं वो भी खाते रहिए। तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर रखिए, पर्याप्त नींद भी लीजिए। क्या होता है, कुछ विद्यार्थी परीक्षा से पहले इतना पढ़ते हैं कि रात को सोना ही बंद कर देते हैं, या 3, 4, 2 या 5 घंटे सोते हैं। होता क्या है कि लगातार आप जगते रहेंगे, आपकी नींद पर्याप्त नहीं होगी, आप सोएंगे नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बिगड़ जाएगा, और आप जिस लक्ष्य के लिए बढ़ रहे हैं हो सकता है उस लक्ष्य से दूर हो जाएं। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्हीं बच्चों में से क्या हुआ कि कुछ बच्चे परीक्षा से पहले एकदम से लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक ऐसे तक उदाहरण मिले कि जिस दिन परीक्षा से एक दिन पहले पूरे दिन पढ़े, रात में भी पढ़े, सोए नहीं, और परीक्षा में जाके सो गए। तो फिर क्या हुआ आप समझ सकते हो। परीक्षा में जाके जब नींद आई, थोड़ी हवा लगी पंखे की, तो बैठ के सो गए, परीक्षा हो गई, रह गए। तो इस तरह से यदि आप नींद पर्याप्त नहीं लेंगे तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित अवश्य होगा। तो पर्याप्त नींद लीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए और पर्याप्त पढ़िए भी, अधिक से अधिक। तो पहला संतुलन तो आपको अपना स्वास्थ्य का बना के रखना है, मौसम के साथ और परिस्थितियों के साथ। अब हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट की। आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी विषय में कई टॉपिक हैं, उन टॉपिक का भी आपको संतुलन बना के रखना है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य है, गद्य है, इसके अलावा आधुनिक विधाएं हैं। इसके साथ साथ आपको व्याकरण भी पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना है, संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है, काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। तो इस तरह जो भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आप संतुलन बनाकर पढ़िए। होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ते रहते हैं और काव्य शास्त्र से आने वाले प्रश्न अधिकांश विद्यार्थियों के गलत होते हैं। ध्यान रखना। तो काव्य शास्त्र को हल्के में न लें। ये न सोचें कि पीजीटी में 5 प्रश्न 7 प्रश्न काव्य शास्त्र के आते हैं, तो 5 प्रश्न 7 प्रश्न तो बहुत
महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रश्न 3.4 का होता है, तो कितने 25-30 नंबर का हो गया, और इतने आपके गलत हो गए तो बहुत पीछे हो जाएंगे, मेरिट पॉइंट में जाती है। तो काव्य शास्त्र पर विशेष ध्यान दें। जो टॉपिक कठिन है, समझ लीजिए ज़्यादातर विद्यार्थियों के वहीं से प्रश्न गलत होते हैं। आपको उन कठिन टॉपिक को कठिन नहीं मानना है। जो कठिन टॉपिक हैं आप हमें बताइए, हम कराएंगे, लेकिन उन्हें आपको पढ़ना है, अधिक से अधिक पढ़ना है, सरल बनाना है। ठीक है, काव्य शास्त्र पर विशेष ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए काव्य शास्त्र पर। रस छंद अलंकार पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, व्याकरण में आपको संधियों पर विशेष ध्यान देना है, उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समास आपको अच्छे से पढ़ने हैं, संज्ञा सर्वनाम और वर्णमाला से संबंधित जो भी व्याकरण है वो अच्छे से पढ़ना है। विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। आपके पास 4 किताबें हैं तो एक किताब में पूरे पढ़ लीजिए, जो आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। फिर दूसरी किताब के विलोम शब्द पढ़िए। अलग अलग किताबों में आप विलोम शब्द पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी किताब में 200 या 300 विलोम शब्द दिए हैं, दूसरी किताब पढ़ोगे तो उसमें कुछ अन्य नए विलोम शब्द आपको अवश्य मिलेंगे। यही स्थिति होती है तत्सम और तद्भव की, यही स्थिति पर्यायवाची शब्दों की होती है। इन टॉपिक को विद्यार्थी क्या करता है कि हल्के में लेता है कि ये तो हमें आता ही है, लेकिन पर्यायवाची से बहुत अधिक प्रश्न गलत होते हैं। कई बार क्या होता है, विलोम शब्द के भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। हमने तो बहुत विलोम शब्द पढ़ रखे हैं, लेकिन आपने बहुत पढ़ रखे हैं, हो सकता है कि जो पेपर बनाने वाला है वो भी तो कुछ सोचेगा, लाखों की भीड़ है, उन कैसे छटनी करना है, तो विलोम शब्द का प्रश्न भी गलत हो सकता है यदि आपने अच्छे से गौर से ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो। आपका तत्सम तद्भव भी गलत हो सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, उसे भी आपको विभिन्न किताबों से जो आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी किताबों के तत्सम तद्भव, उन सभी किताबों के विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब पढ़ने हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा किताबें अच्छे ढंग से आपने पढ़ रखी हैं, उन व्याकरण की 4, 5, 3, 4 जो भी किताबें हैं उन सब किताबों को पूरा पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, वहाँ से प्रश्न आते हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अमीर खुसरो और विद्यापति को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भक्त काल के जो 4 स्तंभ हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से भक्त काल को आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। उसके छोटे छोटे उनकी विशेषताएं क्या हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं, कौन कौन से कवि हैं, कवियों का क्रम क्या है, क्रम भी पूछा जाता है, कौन सा क्रम। जब आपको सभी कवियों की जन्म तिथि और उनके मृत्यु तिथि पता होगी तभी आप क्रम में लगा पाएंगे। तो आप मुख्य हर काल के 7, 4, 5, 6, 8, 10 जो कवि प्रमुख हैं उन कवियों को आप क्रम से लगा लें, एक जगह लिख लें। ठीक है, आदिकाल के अलग, भक्त काल के अलग, संत काव्य के अलग, ठीक है, सूफी काव्य के अलग, रीत काल के अलग। रीत काल में रीतबद्ध शाखा, रीत सिद्ध शाखा, रीत मुक्त शाखा, उनमें भी कई बार इकट्ठे पूछ लिया जाता है। प्रमुख प्रमुख कवि रीत काल के, भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक काल के प्रमुख कवि, आलोचक या छायावाद के प्रमुख कवि, उन्हें क्रम से लगवाया जाता है, रचनाओं को क्रम से लगवाया जाता है। रचनाओं के काल को आप अवश्य याद करिए। ठीक है, कौन सी रचना कौन से काल में। आधुनिक जो गद्य विधाएं हैं उनसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, इनसे बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और बहुत घुमा घुमा के प्रश्न आ रहे हैं, नई नई रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए। स्त्री विमर्श पर विशेष ध्यान दीजिए। स्त्री विमर्श के प्रश्न, स्त्री आत्मकथा के प्रश्न, दलित विमर्श, दलित आत्मकथा के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आलोचना के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह जो पुराने पेपरों को अध्ययन कीजिए, पुराने पेपर कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं उन सबको देखते रहिए। यूपी के बाहर के जो पेपर हुए हैं उन प्रश्नों को भी देखिए, कैसे प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो जैसे प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकृति के प्रश्नों को पढ़िए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ा है उस सब को अब अच्छे से रिवाइज कीजिए। अच्छे से संस्कृत के जो कवि और लेखक हैं उनके जीवन काल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, बृहत्त्रयी लघुत्रयी से संबंधित प्रश्न आते हैं। छोटे बड़े जो प्रश्न आ रहे हैं, व्याकरण से संबंधित रूप आते हैं, शब्द रूप, धातु रूप आते हैं। जो मुख्य मुख्य शब्द रूप, धातु रूप हैं उन्हें आप तैयार कीजिए। शब्द रूप, धातु रूप हमेशा लिख के तैयार कीजिए, बार बार लिखिए। एक बार आप कंठस्थ कर लीजिए, फिर बिना देखे लिखिए। यदि गलत हो रहा है तो उसे फिर से
कंठस्थ कीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार लिख लीजिए, फिर वो रिवाइज़ करते रहिए, कभी नहीं भूलोगे और वो गलती जो होती है, वो गलती नहीं होगी आपकी। जो चीज़ें आपको कठिन लग रही हैं, आप लिख सकते हो तो लिख कर याद कीजिए। जैसे आपने सुबह 10 रचनाएँ, 20 रचनाएँ, मुख्य रचनाएँ एक कागज़ पे लिख लीं, शाम तक उन्हें आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। फिर देखिए आपको कौन-सी रचना आ रही है, कौन-सी नहीं आ रही है। पंक्तियों पर विशेष ध्यान दीजिए। पंक्तियाँ आजकल जो पूछी जा रही हैं, 4, 6, 10 पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और विद्यार्थी उन पंक्तियों में भ्रमित हो जाते हैं। तो अलग-अलग कवियों की, अलग-अलग लेखकों की, आलोचकों की जो पंक्तियाँ आ रही हैं, उन पंक्तियों को विशेष विशेष ध्यान के साथ आपको तैयार करना है। तो ये संतुलन बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि केवल हिंदी साहित्य ही पढ़ते रहो, व्याकरण ना पढ़ो। व्याकरण और साहित्य पढ़ते रहो, संस्कृत ना पढ़ो। संस्कृत और व्याकरण पढ़ते रहो, साहित्य भी पढ़ते रहो, काव्य शास्त्र ना पढ़ो। तो ऐसा यदि आपने संतुलन बिगाड़ लिया, पाठ्यक्रम के हिसाब से आपने तैयारी नहीं की, तो आप बाहर हो सकते हो। एक-एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक-एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी संख्या में बेरोज़गारी है और बहुत कम संख्या में पद हैं। तो हज़ारों, लाखों विद्यार्थियों में से सैकड़ों में आपको आना है। तो उस सब के लिए सबसे अलग हट के करना है, पढ़ना है, सबसे अधिक पढ़ना है, तभी आप सबसे आगे आ पाओगे। जो भीड़ है उससे बाहर तभी निकल पाओगे। अन्यथा ये कहो ये तो हमें सब आता ही है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। ऐसा कोई नहीं है जिसे सब कुछ आता हो, ना हमें सब कुछ आता है, ना आपको, ना किसी और को। ठीक है? यदि कोई ये कहता है कि हमें सब कुछ आता है तो ये एक भ्रम है, झूठ है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ठीक है? बाकी प्रसन्न मन से पढ़िए। परीक्षा का कोई दबाव नहीं लेना है। होए वही जो राम रच राखा। ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है? अच्छे मन से पढ़ते रहिए और अच्छे मन से अच्छी मेहनत आप करोगे, बुजुर्गों का, माता-पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, तो आप लाखों में से सैकड़ों में ज़रूर आ जाएँगे और आप नियुक्ति पत्र प्राप्त अवश्य कर लेंगे। ठीक है? तो हमारी शुभकामनाएँ हैं, आपको सफलता मिले और आप फिर अपना नियुक्ति पत्र लेकर प्रद्योत गुरुकुल में आइए। फिर हम आपको यहाँ सबको दिखाएँगे, कोई बात नहीं। हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ आपकी सफलता के लिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।